कनेक्शन में हमारा मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ गया है आज। केआई इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट से हम बातचीत करेंगे और 1968 में बनी केआई वायर और केबल मैन्युफैक्चरिंग में देश की दूसरी बड़ी कंपनी है। कंपनी पावर केबल्स की कई रेंजेस बनाती है जिसका कई देशों में एक्सपोर्ट भी होता है और वायर एंड केबल्स की मांग बढ़ने और कच्चे माल की कीमतों में आई तेज़ी से कितना कीमतों पर दबाव हम बढ़ने का दबाव कितना रहेगा और आने वाले वक्त में क्या सूरत हाल होंगी, तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। कंपनी के बिजनेस अपडेट और ईवी के लिए खासतौर से वायर्स के डिमांड को लेकर क्या तस्वीर उभरती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी के चेयरमैन और एमडी अनिल गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में और आपको भी शुभकामनाएं नए संवत की, गुड़ी पाड़वा की और चैत्र नवरात्रि की भी। एक सवाल शुरुआत जिससे करना चाहती हूँ, चाइना+1 प्लान को आप कैसे कैपिटलाइज करेंगे मौकों के लिहाज से सर? देखिए, हम इसको China+1 के लिहाज से नहीं देखते हैं। हम लोग तो पिछले काफ़ी सालों से अपनी एक्सपोर्ट बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हमें काफ़ी सफलता भी मिली है। और मैंने अपनी पिछली कमेंट्रीज में हमेशा कहा है कि एक्सपोर्ट का पोटेंशियल बहुत बड़ा है और आने वाले सालों में, इस साल में और आने वाले सालों में हमें उम्मीद है कि एक्सपोर्ट का हमारा जो परफॉर्मेंस है कंपनी का, वो काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। ऑलराइट, जिस तरह से आप इस रणनीति को आगे ले जाना चाहते हैं, सीसीएस स्ट्रैटेजीज बी2सी को एनहांस करने को लेकर, इसकी सेल्स को एनहांस करने को लेकर आपने अभी तक क्या सोचा है और किस तरह से कंपनी की ग्रोथ और मार्जिन्स में एक्सपेंशन हो पाएगी, थोड़ा विस्तार से अगर समझा पाएं इस पहलू को। देखिए, बी2सी की एक्सपेंशन के लिए हम पिछले कई सालों से लगातार काम कर रहे हैं और हमारा ऑलरेडी 47% बिजनेस बी2सी के, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर के थ्रू, डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू हो गया है। कुछ 4-5 साल पहले तक ये सिर्फ 20% होता था और वहां से लेकर हम ग्रोथ के साथ इसको हम ऑलमोस्ट 50% तक ले आए हैं और 50-55% तक का जो बी2सी का कंट्रीब्यूशन है, मेरे ख्याल से काफ़ी होता है। और इससे हमें, हमारी कंपनी के ग्रोथ में भी हमें काफ़ी सफलता मिली है, काफ़ी तेजी आई है। बिकॉज जो अनटैप्ड एरिया हैं या जो दूर दराज के एरिया हैं जहाँ हमारी मार्केटिंग टीम्स नहीं पहुँच पाती, वहाँ पर डीलर नेटवर्क पहुँच जाता है और उससे हमारी ब्रांडिंग में और जो कंपनी का जो ब्रांड प्रमोशन है वो भी काफ़ी स्ट्रांग हुआ है। ऑलराइट, कंपनी के ब्रांड प्रमोशंस की अगर मैं बात करूं और जिस तरह से पोजीशनिंग की मैं बात करूं, क्या इसमें तमाम नई चीज़ें जुड़ने के बाद, तमाम नई योजनाएं कंसिडर करने के बाद इसको और कितना बढ़ा किया जा रहा है आपकी तरफ से? मैं आप दोबारा, आप जरा ये समझाइए कि योजनाएं, जी किन योजनाओं की आप बात कर रही हैं? जी, नहीं, योजना एक एक करके मैं लूंगी, लेकिन चलिए इस बीच में केपेक्स पर सवाल ले लेती हूँ आपसे। केपेक्स स्ट्रैटेजी जो है वो किस ओर जाती हुई दिखाई दे रही है? एक्सपोर्ट्स में किस तरह की वृद्धि और रिटेल में अपना शेयर बढ़ाने को लेकर आपकी क्या प्लानिंग होगी फिर? देखिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हम जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या एक्सपोर्ट स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक जिस तरह से प्लांट को सेटअप करना चाहिए, उस तरह से उस पर हम काम कर रहे हैं। और जो हमारा हमने एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज में भी बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज के सर्टिफिकेशंस लिए हैं जिससे हम उन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर पाएं। और हमारी जो नई कैपेक्स आ रही है सानंद में, अहमदाबाद के पास, वो भी हमारा हमारा पूरा फोकस है कि जो भी हम प्लांट एंड मशीनरी या टेस्टिंग इक्विपमेंट्स लगाएं वो एक्सपोर्ट स्पेसिफिकेशन से ओरिएंटेड हों। और जितनी भी एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशंस हैं जिन जिन कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो कंट्री स्पेसिफिक यू नो यू नो कंट्री स्पेसिफिक जो सर्टिफिकेशंस हैं उस पर हम काम कर रहे हैं और बहुत जगह हमें मिले हैं और जिसकी वजह से एक्सपोर्ट सब्सटेंशियली ग्रो भी हुआ है। सर, कोई आंकड़ा आप बताना पाएंगे कैपेक्स को लेकर जो ये तमाम स्ट्रैटेजीज को और तीव्रता देने के लिए आप लगा रहे हैं? देखिए, जो B2C कैटेगरी को बढ़ाने के लिए जो बेसिकली कैपेसिटीज चाहिए जिससे हम
कोई भी ऑर्डर्स को 10-15 दिन या 3 हफ्ते में भुगता सकें। तो इसी स्ट्रेटेजी पे हमने काम किया है। दूसरा, 23 या 24 स्थानों पर हमने डिपोज एस्टेब्लिश किए हैं, जहां पर हम रेडी गुड्स रख रहे हैं, जिससे ऑर्डर आते ही 2 से 3 दिन के अंदर हम एक्स स्टॉक उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो कुछ मार्केट्स ऐसी होती हैं, जैसे रिटेल मार्केट्स, जहां पर कस्टमर डिलीवरी के लिए वेट नहीं करता है। तो जो स्टैंडर्ड गुड्स होते हैं, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी स्टॉकिंग करते हैं और उनकी इमीडिएटली डिलीवरी करते हैं। दूसरा, कैपेसिटीज को इतना हम हर कैटेगरी में, वायर्स, लो टेंशन केबल्स, हाई टेंशन केबल्स में इतना सब्सटेंशियली ग्रो कर रहे हैं कि जिससे किसी भी ऑर्डर के एग्जीक्यूशन में हमें वेट ना करना पड़े। रिस्क की बात करते हैं सर, यहाँ पर जोखिम को कम करने के लिए और पता नहीं शायद आप बढ़ते कंपटीशन को कितना बड़ा जोखिम मानते हैं, लेकिन इसका सामना करने के लिए क्या रणनीति होगी फिर? देखिए, जोखिम को कम करने के लिए एक ही स्ट्रेटजी होती है कि अपनी कॉस्ट को नीचे लाएं और अपनी मार्केट्स को बढ़ाएं, जिससे आपका डाइवर्सिफिकेशन इतना ज्यादा हो कि आप किसी भी पर्टिकुलर मार्केट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो। तो कॉस्ट को नीचे लाने के लिए एक तो कंपनी का साइज जब बढ़ता है तो आपकी जो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव होती है। हमारा परचेज बढ़ता है, परचेजिंग प्राइस कम होते हैं, ओवरहेड कॉस्ट विज़ टर्नओवर वो भी नीचे जाती है। तो अल्टीमेटली कंपटीशन तो कॉस्ट से ही नीचे लाया जा सकता है, और ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ाना, और अब जिससे हम मार्केट में प्रीमियम कमांड कर सकें, यही कुछ स्ट्रेटेजी होती हैं जिससे हम एक्सपोर्ट को हम किल कर कंपटीशन को किल कर सकते हैं। ज़रा कि फॉरेन करेंसी के फ्लक्चुएशंस से बचने के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? ऑपरेशंस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर अगर इसके असर की हम बात करें तो वो किस तरह से आपको फैलता हुआ दिखाई दे रहा है? नॉर्मली हमारा इंपोर्ट भी है और एक्सपोर्ट भी है, लगभग दोनों इक्वल टर्म्स में होते हैं। तो हम लोग कोई हेजिंग स्ट्रेटजी नहीं लेते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि इसमें उतार चढ़ाव इतना होता है कि हेजिंग स्ट्रेटजी से फायदा होने की कम उम्मीद होती है, नुकसान होने की ज्यादा उम्मीद होती है। तो हम नेचुरल हेज में चलते हैं। तो जितना इंपोर्ट है उतना ही एक्सपोर्ट भी है, तो करेंसी अपने आप नेचुरल हेज ले लेती है। सर, सवाल तो मेरे पास बहुत हैं आपके लिए, लेकिन हमारे पास समय ख़त्म हो चुका है इस चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खास पेशकश में आपने शिरकत की। मैनेजमेंट से हमने बातचीत की और अब इस कंपनी में आपको रणनीति के लिहाज से क्या करना चाहिए, आशीष कपूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं बतौर मार्केट एक्सपर्ट। आशीष जी, आपने बातचीत सुनी मैनेजमेंट की, क्या लगता है? नहीं, आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन दिस। मेरे को लगता है कि स्टॉक में आपको जरूर बने रहना चाहिए अगर आपने पहले लिया हुआ है। और इसमें मेरे मुताबिक 3900 तक का एक टारगेट है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप इसमें बाइंग भी कर सकते हैं ऑन डिक्लाइंस। कंपनी का, जैसे मैनेजमेंट ने भी बताया, बहुत अच्छा प्रेजेंस है इलेक्ट्रिकल वायरिंग के पूरे सेगमेंट में। और मेरे को लगता है कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रही है, होम इम्प्रूवमेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी। कंपनी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले कई सालों में, लगातार अच्छी कैपिटल क्रिएट भी किया है इन्वेस्टर्स के लिए। और मेरे को नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत अंतर आने वाला है, और इनफैक्ट चीजें इंप्रूव ही हो रही है इनके मद्देनजर से मैक्रो लेवल पे भी और माइक्रो लेवल पे भी। जो इनकी योजनाएं हैं वो बहुत अच्छी लग रही हैं। तो मेरे को तो लगता है कि बहुत अच्छा स्टॉक है, जिन्हें होल्ड किया हुआ है जरूर बने रहे। एक 3900 का टारगेट है, उसको मद्देनजर रखते हुए आप, जो कि 3900 का टारगेट ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, 6-8 महीने में मेरे मुताबिक आना चाहिए। तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप अगर शॉर्ट टर्म नजरिए से बाइंग भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर लॉन्ग टर्म नजरिए से होल्ड करके रखना है स्टॉक, तो बहुत ही अच्छा, वन ऑफ द गुड कैपिटल क्रिएटिंग आइडियाज जो इस मार्केट में अभी भी अवेलेबल है एट अ गुड अपॉर्चुनिटी। चलिए, तो निवेश के लिहाज से बहुत ही बढ़िया पिक अगर आप अपने पोर्टफोलियो में जगह देना चाहते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, समय निकाला और दर्शकों को तमाम स्टॉक्स पे अपनी राय दी।